इजरायल ने हमास को नष्ट करने का संकल्प लिया है। हालांकि ये विडंबनापूर्ण है कि प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के नेतृत्व में इजरायल की सरकारों ने जानबूझकर हमास को पैसा दिया, फंड दिया और उसे वो ताकत हासिल करने में मदद की जो आज उसके पास है। लेकिन इजरायल ने आखिर ऐसा क्यों किया और उसकी ये जो पूरी मैथमेटिक्स थी, कैलकुलेशन थी, आखिर ये कैसे गड़बड़ा गई? विशेषज्ञों के अनुसार बेंजामिन नेतन्याहू की सरकार ने फिलिस्तीनी राज्य के गठन को रोकने के एकमात्र उद्देश्य से ये काम किया और इस तरकीब के तहत गाजा निवासियों को पैसा देकर और वर्क परमिट देकर उनको एक बेहतर जीवन की झलक देकर शांति खरीदने की कोशिश की। इजरायली सरकार द्वारा हमास को कतर से आने वाला पैसा देने के मुद्दे का सऊदी अरब के पूर्व खुफिया प्रमुख ने इसका सार्वजनिक रूप से उल्लेख भी किया था। दरअसल 20 अक्टूबर को इस बात का उन्होंने खुलासा किया था और ये टिप्पणी 7 अक्टूबर के हमास के हमले के बाद की गई थी। इस बयान ने कई लोगों को हैरान कर दिया था क्योंकि लोग इसका मतलब नहीं समझ पा रहे थे। आखिर है भी अजीब बात, इजरायल सबसे पहले हमास को पैसा आखिर देगा क्यों? इसका सीधा जवाब है कि अगर इजरायल ने इस राक्षस को पैदा नहीं किया तो इसको पाला और पोसा जरूर है। और ये सब किया गया फिलिस्तीनी राज्य के निर्माण को विफल करने की एकमात्र कोशिश में। ये बात सालों से सबको पता है कि नेतन्याहू सरकार एक स्वतंत्र फिलिस्तीनी राज्य के गठन के खिलाफ काम कर रहे हैं। वेस्ट बैंक के काफी भीतर इजरायली बस्तियों का निर्माण किया गया है, वहां पर सेटलमेंट्स बनाई गई हैं। इजरायल फिलिस्तीनी संघर्ष के लिए 2 राज्य समाधान की जो गुंजाइश है उसको एकदम नकार दिया गया है। वेस्ट बैंक को फिलिस्तीनी प्राधिकरण द्वारा नियंत्रित किया जाता है जिसका नेतृत्व महमूद अब्बास करते हैं। दूसरा फिलिस्तीनी क्षेत्र है गाजा। 2006 के चुनावों के बाद से हमास के नियंत्रण में है गाजा। उस चुनाव में हमास ने फिलिस्तीनी अथॉरिटी के फतह को बाहर कर दिया था। हाल ही में जुलाई में द यरूशलेम पोस्ट द्वारा एक रिपोर्ट की गई थी जिसमें कहा गया कि इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू फिलिस्तीनी राज्य के खिलाफ थे। द यरूशलेम पोस्ट के अनुसार नेतन्याहू ने एक बंद कमरे में हुई बैठक में संसद समिति के सदस्यों से कहा, एक संप्रभु राज्य स्थापित करने की फिलिस्तीनी उम्मीदों को खत्म किया जाना चाहिए। नेतन्याहू की टिप्पणी तब आई जब वो एक ऐसे भविष्य की योजना पर चर्चा कर रहे थे जिसमें फिलिस्तीनी प्राधिकरण के शीर्ष पर महमूद अब्बास नहीं थे। लेकिन नेतन्याहू ने यह भी कहा कि इजरायल को फिलिस्तीनी प्राधिकरण की भी जरूरत है और उसे ढहने नहीं दिया जाना चाहिए। ये एक बारीक और सटीक संतुलन है जिसे नेतन्याहू के नेतृत्व में इजरायल सालों से करने की कोशिश करता रहा है। वेस्ट बैंक और गाजा के बीच सत्ता केंद्रों को अलग रखने की कोशिश, न तो फिलिस्तीनी प्राधिकरण को मजबूत होने दें और न ही उसे ढहने दें। और इससे भी जरूरी बात यह है कि हमास को लगातार बढ़ावा देते रहे। कुछ ये स्ट्रैटेजी थी नेतन्याहू की। पत्रकार टाल श्नाइडर ने द टाइम्स ऑफ इजरायल में लिखा है कि ये विचार अब्बास या फिलिस्तीनी प्राधिकरण की वेस्ट बैंक सरकार में किसी और को फिलिस्तीनी राज्य की स्थापना की दिशा में आगे बढ़ने से रोका जाना चाहिए था। इस तरीके से अब्बास को कमजोर करने के इस प्रयास के बीच हमास को अपग्रेड किया गया था, एकमात्र आतंकवादी समूह से एक ऐसे संगठन में तब्दील किया गया जिसके साथ इजरायल ने मिस्र के माध्यम से अप्रत्यक्ष बातचीत की और जिसे विदेशों से नकदी प्राप्त करने की भी अनुमति दी गई। लेकिन उलझा देने वाली बात यह है और सवाल ये है कि इजरायल की मदद से गाजा को लाखों डॉलर आखिर मिले कैसे? हमास के पास पैसे के कई स्रोत हैं, लेकिन कतर से आने वाला पैसा उसका मुख्य आधार है। हाँ, वही कतर जो एक बड़ी ही अपारदर्शी न्यायिक कार्रवाई के तहत भारतीय पूर्व नौसेना कर्मियों को मौत की सजा देने पर तुला हुआ है। कतर के पास तेल और गैस है और एक शक्तिशाली देश है। कतर 2014 से गाजा निवासियों को करोड़ों डॉलर की सहायता दे रहा है। एक समय में कतर ने गाजा के एकमात्र बिजली संयंत्र को यानी कि पावर स्टेशन को संचालित करने और हमास द्वारा संचालित सरकार में जरूरतमंद परिवारों और अधिकारियों का समर्थन करने के लिए हर महीने $30 मिलियन खर्च किए थे। इस बात का खुलासा अक्टूबर 2023 में आई रॉयटर्स की एक रिपोर्ट में हुआ था।
कतर का पैसा जो पहले फिलिस्तीनी प्राधिकरण के माध्यम से ट्रांसफर किया जाता था, अब इजरायल के माध्यम से भेजा जाता है। कतर इजरायल को इलेक्ट्रॉनिक रूप से पैसा ट्रांसफर करता है। इजरायली और संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूएन के अधिकारी सूटकेस में नकदी को सीमा पार से गाजा ले जाते हैं। रॉयटर्स ने कतर के एक सरकारी अधिकारी के हवाले से कहा कि गाजा पट्टी को कतर की सहायता पूरी तरह से इजरायल, संयुक्त राष्ट्र और अमेरिका की निगरानी के तहत ही मिलती है। गाजा में जरूरतमंद परिवार नकदी लेते हैं और एक दस्तावेज पर हस्ताक्षर करते हैं, जिसकी एक कॉपी इजरायल, कतर और संयुक्त राष्ट्र को जाती है। इजरायल द्वारा दिए गए धन के अलावा हमास दान यानी कि एड और दोस्त राज्यों की तरफ से समर्थन के लिए एक वैश्विक नेटवर्क का उपयोग करता है, जिससे उसे नकदी मिलती है। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों को दरकिनार करते हुए गाजा सुरंगों के माध्यम से या फिर क्रिप्टो करेंसी के माध्यम से उन तक पैसा पहुंचता है। ईरान इजरायल का कट्टर दुश्मन, ये भी हमास को धन और हथियार देता रहा है। 2019 में यरूशलेम पोस्ट ने प्रधानमंत्री नेतन्याहू को ये कहते हुए कोट किया था कि जो कोई भी फिलिस्तीनी राज्य के खिलाफ है उसे गाजा को पैसा ट्रांसफर करना चाहिए, क्योंकि वेस्ट बैंक में फिलिस्तीनी प्राधिकरण और गाजा में हमास के बीच अलगाव बनाए रखने से एक ही राज्य की स्थापना को रोकने में मदद मिलती है। उन्होंने तर्क दिया था कि इजरायल के लिए एक पाइपलाइन के तौर पर काम करना बेहतर होगा, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि पैसा आतंकवाद में न जाए। इजरायली प्रधानमंत्री ने एक और रणनीति भी अपनाई, वर्क परमिट और बेहतर जीवन की झलक दी। इजरायल का मानना था कि गाजा को पैसा भेजने से वो फिलिस्तीनी प्राधिकरण से कट जाएगा और पैसा लोगों के पास जाएगा, न कि उसके खिलाफ आतंकवादी गतिविधियों में इस्तेमाल होगा। गाजा में लोगों की मदद करने के लिए इजरायल का दूसरा कदम वर्क परमिट की पेशकश करना था। काम के लिए इजरायल की यात्रा करने और दिन के अंत में लौटने के परमिट 2021 में लगभग 3,000 से बढ़कर 2023 में 20,000 हो गए। पत्रकार ताल श्नाइडर लिखते हैं कि इजरायली अधिकारियों के अनुसार ये जो वर्क परमिट थे वो गाजा के मजदूरों के लिए ज्यादा वेतन पाने का एक तरीका थे, जो वो इनक्लेव में रहते हुए नहीं पा सकते थे, और ये शांति बनाए रखने में मदद करने के लिए एक शक्तिशाली उपकरण था। इजरायल द्वारा गाजा निवासियों को दिए जाने वाले वर्क परमिट की संख्या बढ़ाने के बारे में चर्चा में हमास को भी शामिल किया गया था, जिससे गाजा में धन का प्रवाह बना रहा। लेकिन इजरायल की ये जो चतुर रणनीति थी, कम से कम उसे तो लग रहा था कि ये चतुर थी, उतनी ज्यादा चतुर नहीं निकली। नेतन्याहू की गणना बिल्कुल गलत पड़ गई। हमास ने शांति की आड़ बनाई और उस पैसे का इस्तेमाल गलत कामों के लिए किया। हमास बस अपनी तरफ से किसी भी तरह इजरायल को भुलावे में रखने में कामयाब रहा। 2017 में हमास ने इजरायल पर अपना रुख नरम करके ध्यान भटकाने वाली रणनीति अपनाई। हमास नेता खालिद मिशाल ने 2017 में दस्तावेज जारी किया, जो कि एक पॉलिसी डॉक्यूमेंट था। इसमें पहली बार यहूदी राष्ट्र को मान्यता दिए बिना इजरायल के साथ फिलिस्तीनी राज्य को स्वीकार करने की इच्छा का संकेत दिया गया था। इसमें यह भी कहा गया कि हमास का संघर्ष यहूदियों के खिलाफ नहीं, बल्कि ज़ायोनिस्ट हमलावरों के खिलाफ था। ताल श्नाइडर कहते हैं कि 2014 के बाद से नेतन्याहू के नेतृत्व वाली सरकारों ने गाजा से आने वाले रॉकेट एक तरह से इग्नोर करने शुरू कर दिए थे, उनकी तरफ आंखें मूंद ली थी। हमास अपने आतंकवादियों को प्रशिक्षित करता रहा और अक्सर काफी स्पष्ट रूप से करता रहा, क्योंकि इजरायली खुफिया तंत्र को ये विश्वास हो गया था कि हमास किसी भी तरह के हमले को करने के लिए तैयार नहीं है और गाजा वासियों को दिए गए आर्थिक प्रोत्साहन उनके जीवन को खुश रख रहे हैं, तो हमला होगा भी नहीं। हमास ने हथियारों की तस्करी और इन हथियारों को छुपाने के लिए सुरंगों का एक बड़ा नेटवर्क भी तैयार कर दिया, जबकि इजरायल गाजा में कतर का पैसा भेजता रहा और इसी काम को और मजबूत करता रहा। राजनीतिक वैज्ञानिक इयन ब्रेमर ने एक्स पर लिखा, ये एक बहुत ही बड़ी गलती थी। हमास एक आतंकवादी संगठन था और है। ईरान से, रूस से और 7 अक्टूबर से पहले इजरायली प्रधानमंत्री से इनको महत्वपूर्ण समर्थन मिलता रहा। इससे ये समझने में मदद मिलती है कि इतने सारे इजरायली न केवल हमास को नष्ट करने के लिए बल्कि नेतन्याहू को पद से हटाने के लिए आखिर एकजुट क्यों हुए हैं।
7 अक्टूबर के हमास हमलों के बाद इजरायली पीएम नेतन्याहू काफी दबाव और आलोचना से घिर गए हैं। अगर उन्हें देश में घातक हमलों के लिए आलोचना का सामना करना पड़ रहा है, तो विदेश में उन्हें गाजा हमले के लिए आलोचना का सामना करना पड़ रहा है। नेतन्याहू संकट की इस घड़ी में अपने देश को कैसे चलाते हैं और फिलिस्तीनी राज्य के मुद्दे पर क्या रुख अपनाते हैं, ये इजरायल और फिलिस्तीनियों दोनों का भाग्य तय करेगा। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज तक।